नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विथ डेक्स में। सो फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले ही गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर की तरफ से फॉर द अपकमिंग ईयर 2021 में होने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए न्यू ब्लूप्रिंट्स अनाउंस की गई थी। एंड यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए हर एक ब्लूप्रिंट के साथ सब्जेक्ट वाइज एक एक मॉडल पेपर भी अटैच करके हमें यहाँ दिया गया था। दोस्तों, बेसिकली हमारा चैनल इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पर डिमांड थी कि सर स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम का जो इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज का यहाँ पर न्यू ब्लूप्रिंट के साथ अटैच करके आया हुआ मॉडल पेपर है, उससे आप सॉल्व कराइए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी मॉडल पेपर या फिर जो प्रैक्टिस पेपर यहाँ आया हुआ है, इसी के बारे में आज यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स जो कोई दिक्कत में होते हैं, तो यहाँ हमेशा ही उनकी डिमांड जो है वो हम करते हैं फुलफिल और देते हैं उन्हें प्रायोरिटी। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 12 जनरल स्ट्रीम इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका सब्जेक्ट कोड हमें दिया हुआ है 006, मतलब कि स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये इंग्लिश का पेपर है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज काफ़ी डिटेल में की जाए, इसकी बात किया जाए, इसका सॉल्यूशन, ताकि काफ़ी अच्छे से आप इसे समझ पाएँ और आपकी अपकमिंग जो बोर्ड की एग्ज़ाम है वहाँ पे भी आपको इजीली हेल्प मिल सके कि कैसे इस पेपर को करना है सॉल्व। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, ताकि सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप समझ पाएँ और पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है ये आपको समझ में आ सके। दोस्तों, यहाँ पर इसके अलावा जो न्यू ब्लूप्रिंट आई हुई थी वो कितनी ज़्यादा इजी है और कैसे यहाँ पर विस्तास हमारी जो बुक है, यानी सप्लीमेंट्री हमारी रीडर जो बुक है इंग्लिश की स्टैंडर्ड 12 की, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर दिए गए हैं यहाँ नेगलेक्ट। ये पूरी की पूरी डिस्कशन जो है न्यू ब्लूप्रिंट के बारे में, इसके रिगार्डिंग हमने पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन की मदद से आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पर्टिकुलरली यहाँ पर समझ में आ सके कि कैसे इस बार कितने सारे जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं और कितना ईजी हमारा पेपर इस बार कर दिया गया है प्रिपेयर। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के इस पेपर सॉल्यूशन को। फ्रेंड्स, यहाँ पर 100 मार्क्स का ये होगा पेपर और टाइम दिया गया होगा यहाँ पे हमें 3 आवर्स का। सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि ये यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर है, तो एक सिंगल वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन हो पाना ये पॉसिबल नहीं है। सो 3 to 4 पार्ट्स के अंदर यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इन वीडियोज़ को, जहाँ पर सेक्शन ए जो है ये पूरा का पूरा आज हम समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर, यानी यहाँ जो पैसेज हमें दिया हुआ है उसे हमें रीड करना है और इसके ऊपर से इसके जो क्वेश्चंस हमें हैं एमसीक्यू टाइप के पूछे गए उनके आंसर स्टूडेंट हमें देने हैं। अच्छा, ये जो पैसेज है ये हमारी मेन स्टैंडर्ड 12 की जो फ्लैमिंगो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसमें से लिया गया है। चैप्टर नंबर 4 जो यहाँ पे है द रेड ट्रैप, उसका ये पैसेज है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है 1 मार्क्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले पैराग्राफ को, देन हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ कहा गया है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन वू वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। कुछ समय पहले की बात है या एक समय की बात है, यहाँ पे एक इंसान था जो क्या करता था, वायर से बने हुए जो छोटे छोटे रेड ट्रैप्स होते हैं उन्हें वो बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, वो उन्हें शॉर्ट पीरियड के लिए, ऑड मोमेंट्स यानी जो शॉर्ट पीरियड का टाइम होता है उसके लिए वो बनाया करता था। फ्रॉम द मटीरियल ही गॉट बाय बिगिनिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, इसके लिए जो मटेरियल होता था वो उसी बड़े बड़े स्टोर से या फिर किसी फार्म से मिल जाया करता। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, जो कि उसका जो बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड शॉल टुगेदर, तो उसे अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए यहाँ पर कभी कभी भीख भी मांगनी पड़ती और कभी कभी छोटी मोटी वो चोरी भी कर लिया करता। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स, जो कि कपड़े उसके जो थे वो काफ़ी मैले थे, काफ़ी गंदे थे। हिज चिक्स वर संकन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, गाल जो है वो भी सिकुड़ चुके थे और उसकी आंखों में एक भूख दिखाई यहाँ दे रही थी। सो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ यहाँ पे हमें पैराग्राफ दिया गया है और चलिए समझते हैं यहाँ पे इस चीज़ के क्वेश्चंस क्या हैं। सबसे पहले नंबर 1 है व्हाट वाज द मैन्स प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन क्या था, काम क्या था। मैसनरी, फ्रेंड्स ये तो होता है मकान वगैरह बनना, तो बिल्कुल ये तो नहीं आएगा हमारा आंसर। कारपेंट्री जो है वो भी बिल्कुल नहीं आ सकता। मेकिंग कारपेट्स, क्या वो कारपेट्स बनाता था फ्रेंड्स, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या था यहाँ पे उसका प्रोफेशन, तो ऑप्शन नंबर डी जो मेकिंग रेड ट्रैप्स है ये हमारे लिए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट बात की जाए सेकंड क्वेश्चन की, द मैन ऑक्यूपाइड हिमसेल्फ ड्यूरिंग
और यहाँ दिया है कि कब वो अपने आप को यहाँ ऑक्यूपाई करता था। तो वी आर्स का फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब क्या होता है, तो वी आर्स का मतलब होता है देर रात। तो देर रात की तो कहीं पे फ्रेंड्स बात ही नहीं की गई है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की फ्रेंड्स बात की गई थी, कहाँ की गई थी, ये देखिए ऑड मोमेंट्स। ऑड मोमेंट्स का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ फ्री टाइम, कि जब वो फ्री टाइम में होता, शॉर्ट पीरियड में होता, तब वो क्या करता है यहाँ पे जो उसके रेड ट्रैप्स होते हैं उसे वो बनाया करता था। सो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे लिए करेक्ट आंसर। डॉन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इसका मतलब होता है सुबह, तो सुबह भी नहीं आएगा। और डस्क का मतलब होता है शाम, तो ये भी हमारा आंसर नहीं आने वाला। सो ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट पीरियड ऑफ फ्री टाइम, हमारे लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। देन 3, द मैन हैड टू रिजॉर्ट टू बिगिनिंग एंड पेटी थीवरी। वो कभी कभी भीख मांग लिया करता या चोरी कर लिया करता। तो यहाँ पे किस लिए ऐसा किया करता था, यहाँ पे तो पहला है कि ही कुड नॉट अर्न इनफ प्रॉफिट फ्रॉम हिज बिजनेस, क्योंकि उसका जो बिजनेस था उससे वो अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहा था या अपना गुजारा नहीं चला पा रहा था। और सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि यही हमारे लिए करेक्ट आंसर है। पर इसके अलावा भी बाकी चीज़ें देख ली जाए। यहाँ पे बी में दिया गया कि ही वॉज इंटरेस्टेड इन इट। फ्रेंड्स यहाँ कोई भी उसका इंटरेस्ट नहीं था। ही वॉज हैबिचुएटेड इन डूइंग सो, उसे काफ़ी पहले से तजुर्बा था, तो ये भी नहीं कह सकते हैं। ही गॉट फन बाय डूइंग दैट, उसे उसमें मज़ा आती थी, तो बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स। यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है, ही कुड नॉट अर्न इनफ प्रॉफिट फ्रॉम हिज बिजनेस, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे लिए करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पर इसकी हमें फ्रेंड्स बात भी की गई थी, उसका जो बिजनेस है वो उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था इसलिए। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 जो है फ्रेंड्स, इसके लिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन बात की जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की, टू कीप बॉडी एंड शॉल टुगेदर मीन्स, बॉडी एंड शॉल यानी जो आत्मा होती है इनको साथ में रखने का मतलब क्या होता है, कि भाई बॉडी और जो आपकी आत्मा है उसे साथ में मर्ज करना, तो ना भाई बिल्कुल भी नहीं। टू प्यूरिफाई बॉडी एंड शॉल, नहीं ये भी नहीं आ सकता। टू स्टे अलाइव स्पेशली इन डिफिकल्ट सर्कमटेंसीज, कि मुसीबत के समय में अपने आप को जिंदा रखना। यस फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पे यही हमारा आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। और रेस्ट इन पीस तो फ्रेंड्स दूर दूर तक कहीं पे भी बात इसकी नहीं आती है। सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बात कीजिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। द मैंस आइज ग्लीम्ड ड्यू टू, उसकी आंखें जो है यहाँ पे क्यों चमक रही थी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा कि हंगर की बात की गई थी, और हंगर जो है फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ पर जो सिमिलर वर्ड होता है वो होता है स्टारवेशन, स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब भूखा। सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर 1 to 5 हो जाते हैं कंप्लीट और मिल जाते हैं यहाँ पे इसके हमें फुल मार्क्स। बात की जाए आगे फिल इन द ब्लैंक्स की, जहाँ कहा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स, राइट देम आंसर्स ओनली। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें टोटल शायद 10 जो ब्लैंक्स हैं ये दी गई हैं, और यहाँ पर ईच ब्लैंक जो है वो कैरी करती है 0.5 मार्क्स। मतलब 10 ब्लैंक्स यहाँ पे टोटल हमें मिलेंगे 5 मार्क्स, और प्रॉपर यहाँ पे जो वर्ड है वो हर एक ब्लैंक के अंदर हमें रखना है। चलिए शुरुआत की जाए यहाँ पे, हेल्थ कंडीशंस वर। अब यहाँ पर वर के बाद में फ्रेंड्स आना चाहिए हमारे लिए मिजरेबल। सो पहले यहाँ पे आ जाएगा 6 नंबर के अंदर फ्रेंड्स मिजरेबल। मिजरेबल, गांधी गॉट अ डॉक्टर। 2, उसके बाद में आ जाएगा 2 के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे वॉलंटियर। सो वॉलंटियर हो जाएगा 7 नंबर में। टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ्स। और 8 नंबर जो है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे लिए आ जाएगा 3। तो यहाँ हो जाएगा इसके लिए 3, 8 नंबर में 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर। सल्फर जो है फ्रेंड्स इसके बाद में हमें यहाँ लगाना है ऑइंटमेंट। तो 9 नंबर में आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑइंटमेंट। एनीबडी वू शोड ए डैश टंग, यहाँ 10 नंबर का जो है फ्रेंड्स इसके लिए हमें यहाँ पे लगाना है कॉटेड। सो यहाँ 10 नंबर में हो जाएगा हमारे लिए कॉटेड। सो कॉटेड टंग वॉज गिवन ए, और यहाँ पर इसके बाद में हो जाएगा 11 नंबर में फ्रेंड्स डोज। सो 11 नंबर में लगा दोगे आप यहाँ पे डोज। सो टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल एनीबडी विथ मलेरिया फीवर। सो मलेरिया हो जाएगा यहाँ पे नंबर 12 के अंदर, मलेरिया फीवर। रिसीव्ड अ क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल एनीबडी विथ स्किन इरप्शन। सो फ्रेंड्स इरप्शन जो है यहाँ पे हमें मिल जाएगा इधर 13 नंबर के अंदर इरप्शन। रिसीव्ड ऑइंटमेंट, उसके बाद हमें लगाना है यहाँ पे प्लस। सो प्लस जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा यहाँ पे 14 नंबर के लिए। एंड कैस्टर ऑयल, गांधी नोटिस्ड द फिल्थी स्टेट। तो यहाँ पे फिल्थी जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा नंबर 15 के लिए। और यहाँ हो जाएंगे ये सारी के सारी ब्लैंक्स जो हैं वो फिल।
अगेन फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। नंबर 6 के अंदर यहाँ पे हो जाएगा मिजरेबल, 7 में वॉलंटियर, 8 में 3, 9 में ऑइंटमेंट, 10 में कोटेड, 11 में डोज, 12 में मलेरिया, 13 में इरप्शन, 14 में यहाँ पर प्लस, एंड द लास्ट एंड द 50th वन फिल्थी। सो यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएंगी ये सारी की सारी ब्लैंक्स कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 6 to 15 भी यहाँ हो जाते हैं फ्रेंड्स कंप्लीट। चलिए बात की जाए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स। और क्या कहा गया है इसकी इंस्ट्रक्शंस में कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 6 to 7 सेंटेंसेस ईच, एनी 5। फ्रेंड्स यहाँ पे भले ही हमें एनी 5 कहे गए हैं, लेकिन जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं 22 नंबर तक, ये सारे के सारे यहाँ पर मैंने करके रखे हुए हैं सॉल्व आपके लिए, ताकि यहाँ पर जो पेपर सॉल्यूशन करे उसमें आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाए। अगर किसी के पास यहाँ पर मान लीजिए कि कोई डाइजेस्ट वगैरह नहीं है तो उसे भी एक हेल्प हो सके, इस इंटेंशन से यहाँ पे सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो मैंने कर दिए हैं यहाँ पे प्रिपेयर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, इसे यहाँ पर किया जाए रीड, इसे समझा जाए, और उसके बाद में यहाँ सेक्शन ए जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा यहाँ हमारा कंप्लीट। चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। सो 16 नंबर का जो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन था वो ये है कि व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे एज ऑब्जर्व्ड बाय फ्रेंड्स इन द लास्ट लेसन, कि उस दिन क्या अनयूजुअल, क्या अजीब था स्कूल के उस दिन जब फ्रांस जो है वो उसके लास्ट लेसन में यहाँ पर पहुंचता है, क्या उसे असामान्य लगा वहाँ उस दिन। तो यह आंसर हो जाएगा कि फ्रेंड्स नोटिस्ड मैनी अनयूजुअल थिंग्स, काफ़ी सारी असामान्य चीज़ें उसने वहाँ पे देखी एट द स्कूल दैट डे, स्कूल के उस आखिरी दिन। क्या था यहाँ पर, तो देखते हैं कि इट वॉज ऑल सो स्टील, calm and quiet like Sunday morning, while on another days there used to be a great hustle and bustle. The same could be heard out in the street, the opening and closing of desk, lesson repeated in unison very loud, and the teacher's great ruler rapping on the table made a great noise. But on that day, the whole school looked so strange and solemn, it was quite unusual and surprising. कि बिल्कुल जैसे रविवार की जो सुबह होती है, संडे की जो सुबह होती है, बिल्कुल उसकी तरह यहाँ पे ये शांत था स्कूल। जबकि बाकी के दिनों में क्या होता है, यहाँ पे बड़ी हलचल लगी रहती थी, बड़ा यहाँ पे आवाज़ें हुआ करती थी, और यहाँ पर वही सुना जा सकता था जो थोड़ा बहुत यहाँ हमेशा देखने मिलता है, जैसे कि डेस्क का खोलना और बंद करना, हमेशा से टीचर्स के लेसन्स जो रिपीट होते हैं वो, या फिर जो टीचर्स होते वो यहाँ पे रूलर से जो टेबल होती उस पर वो ठपठपाते थे वो, या फिर बड़ा अजीब सी जो आवाज़ें होती हैं वो सारी आवाज़ें यहाँ सुनने मिलती थी। लेकिन आज का ये जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंज लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा गंभीर लग रहा था, और सच में ये काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल यानी काफ़ी ज़्यादा असामान्य था, और एक्सक्लेम यानी कि आश्चर्यजनक भी था। तो नॉर्मली डेज में बहुत सारी आवाज़ें होती थी, जबकि उस दिन क्या था, आवाज़ें बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, बिल्कुल जो संडे की सुबह होती है बिल्कुल वैसा माहौल था यहाँ पे। सो ये हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। देन बात की जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की। सो 17 में है कि वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, मतलब कि बाल मजदूरी जो है, बाल श्रम जो है, उसे क्यों समाप्त करना चाहिए और कैसे। साथ ही साथ प्रेजेंट योर व्यूज बेस्ड ऑन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, और यहाँ पे आपके जो विचार हैं वो बताइए अकॉर्डिंग टू लॉस्ट स्प्रिंग। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किसके लिए क्या आंसर बनेगा। सो यहाँ दिया हुआ है कि चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज द चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एट द टेंडर एज एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, dishwasher at roadside dhabas, and in hazardous industries making glass bangles, berries, crackers, etc. lose the charm of the spring of their life. Their childhood is stolen. Burdened by responsibility of work, they become adults too soon. Most of them are undernourished, ill-fed, uneducated, and poor. They have stagnant growth. Child labor can be eliminated only through concerted efforts on the part of government agencies, NGOs, non-government organizations, cooperative societies, and political leaders. Mere passing of law will not help. Laws should be enacted faithfully. The children thrown out of work should be rehabilitated and given proper food, clothes,
education and pocket money. Their feeling, thoughts and emotions should be respected. Let them enjoy sunshine and fresh air. मतलब कि यहाँ पर जो बाल मजदूरी है या फिर जो बाल श्रम है उसे इसलिए समाप्त करना चाहिए क्योंकि जो बच्चे हैं वो कम उम्र में यहाँ पर एक तरह के घरेलू नौकर बन जाते हैं। सड़क किनारे के जो ढाबे होते हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं, यहाँ बर्तन धोने वाले बन जाते हैं, या फिर बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं वहाँ पर खतरनाक काम जैसे कि कांच की चूड़ियाँ बनाना, पटाखे बनाना, ऐसे यहाँ पर उनका जो बचपन है वो धीरे धीरे बीतता जा रहा है, धीरे धीरे खोता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनका जो बचपन है वो चोरी हो गया है और काम की जिम्मेदारी से परेशान होकर वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी यहाँ पर बड़े हो गए हैं। और क्या कहते हैं यहाँ पर कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कुपोषित हैं, बीमार हैं, अशिक्षित हैं, साथ ही साथ गरीब भी हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक विकसित होने का जरिया है। यहाँ पर सरकारी एजेंसियाँ जो हैं जैसे कि जो सहकारी समितियां होती हैं या फिर राजनीतिक नेता जो होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कुछ ठोस प्रयासों के माध्यम से इस जो बाल मजदूरी है उसे समाप्त करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो कानून है उसको बनाने से तो कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप बनाते भी हो तो उसे ट्रस्टेबल यानी विश्वास पात्र बनाने चाहिए। यहाँ पर जो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें काम के तौर पर ढकेल दिया गया है उन्हें फिर से वापस लाना चाहिए। अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा, पॉकेट मनी वगैरह उन्हें दी जानी चाहिए। साथ ही साथ उनकी जो भावनाएं यानी कि उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके विचार जो हैं उनकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और यहाँ उन्हें धूप और ताज़ी हवा जो है उसका आनंद लेने देना चाहिए, लुफ्त उठाने देने चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। बात की जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले मेरी यहाँ पे छोटी सी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में आए हुए बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहती हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, मेरी एफर्ट आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, बात की जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की, जहाँ कहा गया है state the miseries of the people working in the glass bangle factory as mentioned in Lost Ring। Lost Ring जो चैप्टर है वहाँ पर जो ग्लास की फैक्ट्री में यानी कांच की चूड़ियों की फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी मिजरीज यानी उनको होने वाले कष्ट जो हैं उन्हें बताइए। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है कि वर्किंग पीपल सेज द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री हैज़ मैनी हेल्थ हैजार्ड, इट यूजुअली एम्प्लॉय स्मॉल चिल्ड्रन, इट इज़ illegal to employ very young children in hazardous industries, but certain forces like middlemen, workers, money leaders, police and politicians combine to entrap the poor workers. Let us first consider the place where bangle makers work. It is cottage industry. The work in the glass furnaces with high temperatures. The dingy cells are without air and light. Boys and girls work hard during day next to lines of flames of flickering oil lamps. They weld pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. Workers, glass blowing, welding, and soldering pieces of glass are all health hazards. Even the dust workers from polishing the glass of bangles adversely affects their eyes, and even adults go blind. Thus, the surroundings, prevailing condition, and the type of job involved all prove risky to the health of the workers. तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि जो कांच की चूड़ियाँ बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं यानी जो उद्योग हैं वहाँ हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। यहाँ पर आमतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें रोज़गार दिया जाता है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, और यहाँ पर छोटे बच्चों को ऐसी जगहों पर काम देना ये एक तरह से लॉ के अगेंस्ट यानी गैर कानूनी है। यहाँ पर कुछ मिडलमैन्स यानी कि जो साहूकार होते हैं, वो बिचौलिए जो होते हैं, वो पुलिस या फिर पॉलिटिशियंस, वो सब लोग यहाँ पे गरीब मजदूरों को फंसाने के लिए आपस में क्या होते हैं, एकजुट होते हैं। और यहाँ पर ऐसे जो चूड़ियाँ बनाने वाले छोटे छोटे जो
उद्योग हैं, छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर वाले यहाँ जगहें जो हैं वहाँ पे ऐसे चूड़ियाँ बनाने वाले काम में उन्हें लगाते हैं। यहाँ पर जो छोटे बच्चों की कोशिकाएं हैं वो बिना हवा और प्रकाश के यहाँ क्या होती हैं, धीरे धीरे कमज़ोर होते जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो लड़के व लड़कियाँ हैं वो दिन रात काफ़ी मेहनत करते हैं और कांच की चूड़ियाँ बनाते हैं यहाँ पे। उन्होंने कभी भी जिस रूम में वो काम कर रहे हैं उसके बाहर से कोई भी रोशनी नहीं दिखी हुई है, और इस वजह से ऐसा होता है कि जब वो बड़े होते हैं उसके पहले ही उनकी आंखों की जो रोशनी है वो गुमा देते हैं। और यहाँ पर वेल्डिंग या फिर ग्लास का जो भी सोल्डरिंग किया जाता है उन सभी से उनकी जो हेल्थ है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या रहता है, खतरा रहता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। सो फ्रेंड्स, ये था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों, यहाँ पर जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लगती है वीडियो पोस्ट करने की, वहाँ पे आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं एंड इनके आंसर्स जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। 19 नंबर का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि मेंशन द वेज इन विच डॉगल्स ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। यहाँ पे वो तरीका बताइए जब डॉगल्स जो हैं उन्होंने अपना जो पानी का जो खतरा था उसके ऊपर काबू उन्होंने पा लिया। सो यहाँ पर इसके लिए आंसर है कि व्हेन डॉगल्स ग्रू अप ही टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग। हिज ट्रेनिंग वेंट ऑन द फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। फॉर 3 months he was taken across the pool with the help of a rope. As he went under, terror filled him and his legs froze. The instructor taught him to exhale underwater and inhale through raised nose. He made him kick his legs to make them relax. Then he asked him to swim. He continued swimming from April to July. Still, all terror had not left. He swam 2 miles across Lake Wentworth and the whole length to the shore and back of Warm Lake. Then he overcame his fear of वाटर। यानी यहाँ पर जो डॉगल्स जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उन्होंने स्विमिंग सीखने के लिए एक ट्रेनर की यहाँ पे मदद लेना स्टार्ट किया। उन्होंने यहाँ पर जो भी उनकी ट्रेनिंग थी वो अक्टूबर से अप्रैल तक जो है वो की, और आफ्टर 3 months वो यहाँ पे रोप यानी कि रस्सी की मदद से यहाँ पे पूल के उस साइड जाते, वहाँ से आते, ऐसे ऐसे वो करते गए और धीरे धीरे अपने जो पैर थे वो भी यहाँ पे पानी में चलाने के वो काबिल हुए। यहाँ पर जो उनके ट्रेनर थे उन्होंने कैसे उन्हें पानी के अंदर और बाहर सांस लेना है और छोड़ना है वो सिखाया, और साथ ही साथ कैसे अपने जो पैर हैं उन्होंने ठीक तरह से चलाना है, ये सब कुछ भी उनको यहाँ पे उनके जो ट्रेनर थे उन्होंने सिखाया। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जो उनकी ट्रेनिंग है वो अप्रैल टू जुलाई वो रखते हैं यहाँ पे जारी, और उनका जो डर है वो अभी भी नहीं जाता है। तो वो क्या करते हैं यहाँ पे, तो वेंटवर्थ जो यहाँ पे लेक है वहाँ पर 2 मील तक वो क्या करते हैं यहाँ पे पूरी तरह से तैरते हैं, और ऐसे करते करते कोशिश वो जो है अपने फियर पे क्या कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं, काबू पा लेते हैं। आफ्टर दैट फ्रेंड्स यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 20 कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू डीप वाटर। यहाँ पर देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो यहाँ कहते हैं कि इन दिस लेसन डीप वाटर रूजवेल्ट सेज ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। डॉगल्स हैज एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग विल एंड हार्ड डिटर्मिनेशन, courage and toil, as well as honest labor win over all our terror and fears. The will to live brushes aside all our fears. In reality, all terrors and fears are psychological and the same can be won over. जहाँ पे रूजवेल्ट का ये कहना है कि हमें केवल इतना ही डरना होगा जितना खुद को डरना है। यहाँ डॉगल्स जो है वो यहाँ पर मरना और डरना दोनों ही प्रकार के जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उनको उन्होंने फील किया हुआ है। वो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ कोई भी प्रकार का जो डर है वो सिर्फ यहाँ पर पैदा होता है अगर आपकी यहाँ पर इच्छा शक्ति, आपका जो निश्चय है वो, आपका साहस और ईमानदारी, या साथ ही साथ हमारी जो भी मेहनत है, ये सब कुछ अगर साथ होते तो कैसे भी प्रकार का जो डर है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं यहाँ पर कि हमारा डर, हमारा भय या फिर जीने की जो हमारी इच्छा होती है, ये सभी चीज़ें इन सभी को दूर करती है। असलियत में वो कहते हैं कि हम सभी यहाँ पर एक तरह से जो हमारा डर है वो क्या है, तो बोले वो साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक यहाँ पे हमारा डर है,
और अगर एक बार यहाँ पर हम सोच लेते हैं कि हम इस डर पे काबू पा सकते हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पे काबू पा पाएंगे। देन फ्रेंड्स आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज एज डिपिक्टेड इन द स्टोरी द रैट ट्रैप। यानी कि यहाँ पर जो पैडलर है वो कैसे यहाँ पर एक तरह से अपने में बदलाव लाता है, वो यहाँ पे बताइए यहाँ रैट ट्रैप स्टोरी की मदद से। तो देखिए यहाँ क्या कहते हैं कि एडला विल्मनसन treated the tramp in a friendly manner. She was nice and kind to her. She interceded on his behalf when her father was about to turn him out. She still entertained the peddler even after knowing the truth about him. She offered him the suit as Christmas present and invited him to spend the next Christmas with them. Her love and understanding aroused the essential goodness in the peddler, and finally he changed his ways. तो यहाँ पर कहते हैं कि जो एडला विल्मनसन थी उसने पैडलर के साथ इतना फ्रेंडली तरीके से यहाँ पे बिहेव किया, बिल्कुल अच्छे से और काइंडनेस से। यहाँ पर उसने क्या किया, उसे सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें जानने के बावजूद, यानी यहाँ पे एडला विल्मनसन जो है उसे पता था यहाँ पे कि पैडलर जो है वो एक थीफ है, ये जानने के बावजूद भी उसने काफ़ी अच्छे से उसे पैडलर को एंटरटेन किया। एज ए क्रिसमस प्रेजेंट उसने क्या किया, यहाँ पे उसे सूट भी दिया और अगले साल यहाँ पर वापस से वो आके क्रिसमस उसके साथ बिताए, और इसके लिए भी उसे क्या करती है वो तो इनवाइट करती है। इतनी सारी यहाँ पर जो अच्छाइयाँ ये देखने के बाद में यहाँ पर जो पैडलर है उसका एक तरह से जो तरीका है यहाँ पर उसका माइंड सेट है वो हो जाता है यहाँ पर चेंज। सो ये था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। एंड बात की जाए लास्ट क्वेश्चन। So question number 22 is describe गांधी जी as a good leader with reference to the Indigo। गांधी जी एक good leader थे, ये बताइए इंडिगो के रेफरेंस से। So a good leader has a mass appeal. He rises from the masses, thinks for them and works for them. He is sincere in his approach. He is a man of principles, truth, honesty, patriotism, morality, spirit of service, and sacrifice are the hallmarks of a good leader. He never mixes politics with a religion or sect. He believes in working for the welfare of the nation and does not think in the narrow terms of class, caste, or region. Corruption and nepotism are two evils that surround a leader in power. The life of a good leader is an open book. There is no difference between his word and actions. Such good leaders are very rare. What we find today are practical politicians who think of achieving their end without bothering about the purity of means. The law of expediency gets the better of morality. इसका मतलब है यहाँ पर कि एक अच्छा जो लीडर होता है उसके पास एक मास अपील होती है। वो जो है वो जनता से चुन के आता है, जनता से बनता है और जनता के लिए ही सोचता है। यहाँ पे वो जनता के लिए काम करता है और अपने हिसाब से वो जनता के भी हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ईमानदार है। वो एक सिद्धांतों वाला व्यक्ति होता है और उसके अंदर सच्चाई, ईमानदारी, पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति, नैतिकता वगैरह जो चीज़ें हैं वो होती, और साथ ही साथ यहाँ पे बलिदान की भावना और अच्छे नेता की पहचान भी उसके अंदर होती है। वो कभी भी किसी भी पॉलिटिक्स यानी राजनीति को धर्म या संप्रदाय से नहीं मिलाता है। वो सिर्फ राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करता है और उसी में वो विश्वास करता है। वो किसी भी प्रकार के वर्ग, जाति या क्षेत्र के यहाँ किसी भी विवादों में नहीं रहता, ना ही उसके बारे में सोचता है। वो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद यानी कि पैट्रियोटिज्म या दो ऐसी जो बुराइयां हैं जो एक नेता को कहीं ना कहीं मजबूर बनाती है, कमजोर बनाती है, उसको वो नहीं देखता है। और अच्छे नेता का जो एक जीवन होता है वो बिल्कुल एक खुली किताब की तरह होता है और उसके कहने और करने में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ऐसे अच्छे नेता आजकल के ज़माने में जो मिलना है वो काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ होता है, और आज जो हमें मिलते हैं वो तो एक प्रकार के पॉलिटिशियंस यानी व्यवहारिक नेता हैं जो बिना खुद परेशान हुए अपने सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद के लिए काम करते हैं, खुद के लिए काम करते हैं। यहाँ पर जो साधनों की शुद्धता है वो शीघ्रता और उसके कानून से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 22 एंड उसका आंसर्स। यहाँ पर फ्रेंड्स इन्हीं सारे के सारे आंसर्स के साथ हमारा जो सेक्शन ए है वो हो जाता है कंप्लीट। होप सो कि सेक्शन ए जो है इसमें आपको समझ में
आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसी के साथ की जाए वीडियो कंप्लीट, लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। टारगेट करते हैं यहाँ पर 50 लाइक्स का। अगर 50 लाइक्स आप करवा देते हैं यहाँ पर कंप्लीट, तो बहुत ही जल्द हम मिलेंगे सेक्शन बी के साथ। अगर कल हो जाता है यहाँ कंप्लीट, तो कल ही हम मिलते हैं सेक्शन बी के साथ। साथ ही साथ यहाँ पर अपनी जो मूल्यवान कमेंट्स हैं, प्रीशियस आपकी जो कमेंट्स हैं, वो बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। साथ ही साथ यहाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत ही जल्द सेक्शन बी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।